नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे आज 3.6 प्रश्नावली के बारे में, यानी अपन बात कर रहे थे तीसरी प्रश्नावली बहुपद के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे 3.6 के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो इसको देखने के लिए आप अगर ये समझना चाहते हैं तो इसको पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आए। इस पार्ट में से यानी इस प्रश्नावली में से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वैसे एचसीएफ और एलसीएम अपन दूसरी प्रश्नावली आपके उसके बारे में भी पढ़ चुके थे, लेकिन वहां पर अपने सीखा था संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर अपन सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन सवाल करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अपने को इसके अंदर क्या पढ़ना है, बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं इसके दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इससे पहले अपन देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं, देखो मान लो अगर संख्या की बात करें तो मान लो आपको 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जाता है 1 के अलावा, तो कौन सा जाता है 3 का, तो ये क्या आ गया 5, और 5 में जिसका भाग जाएगा 5 का ही जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसके 15 के दो अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए, ये 3 × 5, तो ये हो गए 15 के अभाज्य गुणनखंड। ये होता है अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे गुणनखंड जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाए खुद के और 1 के अलावा, ठीक है, ये है। अब देखो अपन बात करते हैं, पहले बात करते हैं एलसीएम की। देखो एलसीएम को पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। एलसीएम का क्या नाम होता है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने जितने भी व्यंजक दिए हुए हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है, या जो भी पद दिए हैं उसके अंदर अपने को क्या लेना है, अभाज्य गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड होती है कि अधिकतम घात, जो अधिकतम घात होती है वो लेते हैं। देखो किस तरीके से निकालेंगे अपन समझेंगे। इसमें क्या है, जितने भी आपको पद दिए हुए व्यंजक दिए हुए उनके अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है। जो अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पर तो देखो इसकी एक घात है, जो घात है उसकी अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी घात है वो आपको लेना है। वहीं बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अपने को लेना है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उभयनिष्ठ का मतलब जितने भी पद है उसमें सब में कॉमन आना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड की जो न्यूनतम घात है वो लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात है वो इसके अंदर महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ के अंदर आता है। एचसीएफ के अंदर क्या है, जो न्यूनतम घात होती है वो लेनी है। अब अपन बात करें, मान लो एक संख्या आपको दिया हुआ है 12 और एक दिया हुआ है जैसे 16, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, आपको 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। देखो इसको इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। इसका लिखे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 और × 2। इसका अपन निकाल लेते हैं पहले एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, किसी भी अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है। तो यहां देखो 2 कितनी बार है, 4 बार, और यहां 2 कितनी बार है, 2 बार। तो अधिकतम कौन है, ये 4 बार, तो 2 की घात
4 इंटू ये 3 है, 3 की घात एक बार है, तो एक ही बार है, इसमें है ही नहीं, तो दोनों में होना जरूरी नहीं है। देखो इसमें लिखा नहीं है कॉमन, उभयनिष्ठ नहीं लिखा, लेकिन इसके अंदर अपने को क्या है, उभयनिष्ठ। वही बात करें अपन इसके HCF की, इसकी बात करें अपन HCF की, तो HCF कैसे निकालते हैं, देखो इसका HCF निकालते तो कैसे निकलता। HCF निकालने के लिए देखो दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और उसकी न्यूनतम घात। देखो यहाँ कितनी बार है, 2, यहाँ 4 बार है 2, और यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो कॉमन तो आ रहा है ना 2। देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो न्यूनतम घात कितनी होगी, 2 की घात 2। तो इस तरीके से अपन संख्याओं का HCF और LCM निकालेंगे, और इसी तरह बीजीय व्यंजकों का भी अपन निकालना सीखेंगे। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई है नहीं? देखो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, कॉमन आना जरूरी नहीं है, सभी अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, जितने भी प्रकार के हैं सारे लेने, और अधिकतम घात लेनी है, ठीक है, अधिकतम घात लेनी है। इसमें जितने भी पद है उसके अंदर कॉमन आना जरूरी है। देखो 2 इसके अंदर आ रहा है, 2 इसके अंदर भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो 2 बार आ रहा है, देखो बाकी कॉमन नहीं आ रहा। न्यूनतम घात कितनी है, 2, तो ये इसका HCF होगा। तो HCF के अंदर कॉमन आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेते हैं, जो कम से कम घात है वो लेना है। बाकी अपन सवाल करेंगे तो और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखो इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि अगर मान लो अपने को बीजीय व्यंजक में क्या है, 2 व्यंजक दिए हुए हैं, कितने व्यंजक, 2 व्यंजक। मान लिया पहला व्यंजक है, पहला जो बीजीय व्यंजक है वो है आपका, दे दिया उसको अपन लिख दिया UX, क्या लिख दिया, UX। और जो दूसरा है, दूसरा बीजीय व्यंजक है उसको लिख दिया VX। 2 बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, ठीक है, और इनका अपन LCM और HCF आपको दे रखा है। तो इसमें एक HCF और LCM और 2 बीजीय व्यंजक में एक संबंध होता है। देखो क्या संबंध होता है, जो पहला बीजीय व्यंजक है और दूसरा बीजीय व्यंजक है, इसकी गुणा हमेशा पहला बीजीय व्यंजक और दूसरा बीजीय व्यंजक, यानी 2 बीजीय व्यंजकों की गुणा हमेशा HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। ये आप नियम को अच्छी तरह याद रखें, इसको अच्छी तरह दिमाग में रखें, ये बहुत ज्यादा काम का है, इसको आप बहुत अच्छी तरह याद रखें। अब देखो आपको यहां से कुछ भी पूछ ले, जैसे मान लो 2 व्यंजक दिए हुए हैं या 2 व्यंजकों की गुणा दी हुई है और आपको HCF दिया हुआ है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र बन जाएगा, देखो LCM को यहां रखा, HCF को इधर लाओ, तो क्या बन जाएगा, UX इंटू VX बटे HCF। तो देखो ये यहां पर सूत्र बन जाएगा LCM के लिए। इसी तरह पर HCF का बनाए तो HCF को यहां रखो, LCM इधर भाग में आ जाएगा। अगर आपको एक व्यंजक दे रखा है, दूसरा पूछा है, तो LCM HCF की गुणा करो और उसके बट्टे में दूसरा व्यंजक है वो रख दो, एक व्यंजक रख दो, दूसरा व्यंजक आ जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको सूत्र बना सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे ध्यान में रखना है। देखो ये सूत्र क्या है, इसको अच्छी तरह समझ लो, पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक, यानी 2 व्यंजकों की गुणा हमेशा HCF और LCM की गुणा के बराबर होता है। देखो अपन कोई अगर इसको अपन ध्यान में रखेंगे इस बेसिक जानकारी को, तो अपन प्रश्नावली को आसानी से समझ पाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान में रखना है ताकि आप प्रश्नावली में आसानी से समझ पाएं। तो ये इसके बाद अपन सवाल देखेंगे, अब तो अपन सवाल को आसानी से समझ पाएंगे। तो अब देखते हैं अपन प्रश्नावली का एक सवाल, जिसमें अपन सबसे पहले का पहला सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल है क्या, देखो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी आपको LCM ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, LCM, ठीक है। LCM में आपको क्या करना होता है, अधिकतम घात लेनी होती है, अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी होती है। देखो कैसे लेते हैं, देखो आपको क्या करना है, पहले 24 और 27 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो देखो मैंने 24 के किए, तो क्या आ जाएगा आपको अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग, सबसे पहले 2 का भाग जाता है तो कितना आता है 12, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 2 का भाग देंगे तो 3, और फिर 3 का भाग देंगे तो 1। यानी अपन 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर देखो 1 2 3, 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार। ऐसे ही 27 का भी कर लेते हैं, 27 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग देंगे तो 3 का देंगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 का देंगे तो 3, फिर 3 का देंगे तो 1। यानी अपन 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3। देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। ये ही आपको अभाज्य गुणनखंड है, ये ही लेना है इसके अंदर, संख्याओं के अंदर। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे 24x² y और z, इसके बराबर में लिखेंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, कितने आ जाएंगे, 2 की घात 3 इंटू
3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई और जेड, इसको ऐसे रहने दो। अब देखो इसके बाद दूसरा लिख लेते हैं 27 एक्स की पावर कितना है 4, y की पावर 2 और z की पावर 2, इसको लिखते हैं 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, ये लिखा था देखो 3 की पावर 3 इंटू x की पावर 4, y की पावर 2 और z की पावर भी 2। अब देखो इसको निकालना अपने को एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम निकालना है। ध्यान देंगे सबसे पहले आपको क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है, कॉमन लेना जरूरी नहीं है। कॉमन किसमें आता है एचसीएफ में। तो यहाँ देखो 2 की घात कितनी है 3, क्या 3 से भी 2 की घात ज्यादा है क्या, नहीं है, तो 2 की घात अपने को लिखना है 3, 2 की घात कितनी है 3। यहाँ देखो 3 की घात कितनी है 1, क्या इससे ज्यादा है क्या, ये नहीं, देखो 3 की घात यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो देखो ज्यादा कौन सी है, दोनों नहीं लेनी है, ज्यादा लेनी है तो 3 है, देखो ना ही दोनों को जोड़ना है ना ही किसी बात, ये ज्यादा है इससे तो ये वाली लेनी है, वो वाली नहीं लेनी, ठीक है इनटू। अब देखो x इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में होता है तो ज्यादा घात वाला लेना है। देखो इसमें 2 है इसमें 4 है तो x की घात 4, y भी देखो इसमें 1 घात है, कुछ भी घात नहीं होती इसका मतलब ये कि यहाँ कितनी है 2, तो y की घात 2, z की घात भी कितनी है 2। इसको गुणा कर ले हम, इसको गुणा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 3 बार लिखना है, 3 को भी 3 बार लिखना है। तो देखो कैसे गुणा करेंगे, 2 को 2 बार, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6 करने गलत हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करो कितना हो गया 4, अब 4 को 2 से गुणा करो कितना हो गया 8, 8 को 3 से गुणा किया 8 3 कितना होता है 24, 24 को 3 से किया 24 दूनी 48, 24 3 72, यानी 72 आ गया। अब 72 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 216, कितना आ जाएगा 216। अगर 72 को 3 से गुणा करते हैं, देखो 72 को 3 से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7 21, यानी 216। तो इसकी जगह पर गुणा को तो हल करके लिख लेंगे 216। अब x की पावर 4, y की पावर 2 और z की पावर भी 2, ये अपना आ गया HCF, सॉरी LCM, ये अपना है LCM। इस तरीके से निकाला। तो देखो आपको संख्याओं के तो अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ये अभाज्य गुणनखंड की है फिर से, उसके बाद में आपको अधिकतम घात लेनी होती है, ठीक है। जो अभाज्य गुणनखंड चाहे दोनों में आना जरूरी नहीं है, देखो 2 यहाँ पे आ रहा था इसमें आ भी नहीं रहा था, तो कॉमन आना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने को अधिकतम घात सारी लेनी है। तो अधिकतम घात लेनी, फिर इसको आपस में गुणा करके और ये लिख दिया। तो इस तरह से अपन क्या है अभाज्य गुणनखंड से क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पहले का दूसरा सवाल। आपको 2 पद दिए हुए हैं, इसका भी ज्ञात करना है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहला पद ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हल करेंगे। तो देखो अब ये क्या है द्विघात समीकरण है, तो इसको द्विघात वाले तरीके से हल करना पड़ेगा। तो देखो इसको द्विघात समीकरण से हल करते हैं, तो गुणा कराने पर क्या आना चाहिए, इसके साथ कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर है, तो गुणा कराने पर ये आना चाहिए 2 आना चाहिए, और यहाँ प्लस है मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए 3। तो कौन सी संख्या होती है 2 और 1, 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है, और 2 को 1 से गुणा करते हैं, देखो 2 प्लस 1 करते हैं तो 3, और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 ही रहता है। तो ये संख्या अपने पास, लेकिन यहाँ माइनस है मतलब दोनों ही संख्या माइनस के अंदर लेनी है। तो अपन क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। तो देखो माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना होता है 3, ये लिख दिया। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो क्या बचेगा x माइनस 2। देखो इसमें से कॉमन लिया तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 बार x है 1 बार x बचेगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया 2 बचेगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस 1 कॉमन लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो चिन्ह बदलने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये बचेगा x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1। ये आपका पहला पद सॉल्व हो गया, ये क्या हुआ है पहला पद सॉल्व। अब दूसरा पद लेंगे, ये है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर, इसको हल करेंगे। तो देखो इसको हल करने के लिए क्या है, ये कोई द्विघात समीकरण नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमन तो नहीं आ रहा कुछ। यहां पर देखो x इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो x कॉमन आ रहा है,
ठीक है, और 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो 2 बार x कॉमन ले सकते हैं। 2 बार का मतलब हुआ x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बार x 4 बार था, 2 बार कॉमन ले लिया तो x कितना बचेगा 2। यहाँ पर 3 बार था तो क्या बचेगा x 1 बार बचेगा, और यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस का 6। क्या बचेगा माइनस का 6। अब देखो वापस से इसको द्विघात समीकरण बन के इसको हल करना पड़ेगा। गुणा कराने पर 6 और यहाँ माइनस है मतलब घटाने पर इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1, तो क्या होता है 3 माइनस 2, 3 में से 2 जाते हैं तो 1, और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6। लेकिन बड़ी संख्या कौन सी लेनी है जो यहाँ पे चिन्ह होता है, यानी 3 प्लस का लेना है 2 माइनस का। तो देखो ये एक्स स्क्वायर को तो पूरा सवाल में ऐसे ही चलाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखो कैसे किया, माइनस प्लस का 3x लेना था, ये प्लस का 3x और माइनस का 2x ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 में से कॉमन लेंगे फिर इन दोनों में से, तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर पड़ा है, यहां से कॉमन लिया x तो क्या बचेगा x प्लस 3, और यहां से माइनस 2 कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3। 2 कॉमन ले लिया माइनस का तो ये x बचा, और 2 का पारा 3 बार बोलने पर आता है 6 तो 3 लिखा। यहाँ माइनस कॉमन लिया था इसलिए ये बीच में क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां से कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा क्या x माइनस 2। तो ये अपने पहले दोनों पद इस तरह से हल करने हैं। उसके बाद अपन लेंगे एलसीएम। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ध्यान रखना है जो पद आ रहा है उसकी सबसे ज्यादा घात। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है तो देखो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो x माइनस 2 आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है, x माइनस 1 लिख देते हैं पहले। इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा तो भी लिखना है आपको। दूसरे में देखो x माइनस 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन ज्यादा बार क्या है इसमें भी एक बार और इसमें भी एक बार, तो एक ही बार लिखना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2। उसके बाद में देखो x प्लस, इसके अंदर x प्लस 3 आ रहा है तो x प्लस 3 भी लिख देंगे इसके साथ। तो ये सारे गुणा के अंदर क्या है इसका उत्तर है, यानी आपका उत्तर क्या है x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3। देखो जो पद है कॉमन आ रहा है, देखो ये ऐसे नहीं है कि ये एक बार आ रहा है इसकी घात 1 है और यहां भी 1 है, तो जोड़ के 2 नहीं लिखना है। अधिकतम बार कितनी है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। तो इस तरीके से आपको सवाल को करेंगे तो आप कर सकते हैं। ये इसका एलसीएम आ गया, यानी लघुत्तम समापवर्तक आ गया इसका। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं पहले का तीसरा सवाल। 2 पद दिया आपको, पहला पद ये है दूसरा पद। तो पहला पद लिख लेते हैं। देखो आपको क्या कहा है, सबसे पहले देखना है कॉमन तो नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पर संख्या कॉमन आ रही है, 2 के पढ़े में 2 भी आता है और 8 भी आता है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये 4 कैसे बचा, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ 8 में 2 का भाग देंगे, या 2 का पारा कितनी बार बोले पर 8 आता है तो 4 बार। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर और इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ही होता है 4। देखो इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ a प्लस बी a माइनस बी वाला सूत्र लग जाएगा। आपको पता है जब भी ऐसा सवाल बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक बार प्लस में लिखते हैं इसको, एक बार माइनस में, यानी ये सूत्र लगता है a प्लस बी a माइनस बी। तो ये सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं। तो एक बार प्लस में लिख दो x प्लस 2 और एक बार माइनस में लिख दो x माइनस 2। तो ये आपका पहला पद छोड़ हो गया। अब दूसरा पद लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको हल करेंगे तो इसको द्विघात समीकरण से हल करना है। गुणा कराने पर 3 और जोड़ने पर, यहाँ प्लस है मतलब जोड़ने पर 5, लेकिन यहाँ माइनस है मतलब दोनों ही संख्या माइनस की लेनी है। तो 2 और 3 ही होता है, अभी क्या था, 2 संख्या कौन सी होती है, जोड़ने पर देखो 3 प्लस 2 होते हैं 5 और 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6। तो क्या बढ़ेगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। देखो माइनस का 3x और माइनस का 2x, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लिया x तो बचेगा x माइनस 3। यहां पर कॉमन लिया माइनस 2 तो x माइनस 3। हमेशा देखो ये पद और ये पद समान बनता है, बिल्कुल एक जैसा। तो फिर ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 तो बचेगा x माइनस 2। ठीक है, अब इसका निकाला है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, देखो यहां पर 2 आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा तो सबसे पहले तो 2 लिख देंगे, अधिकतम घात यही है। अब x प्लस 2 आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो x प्लस 2 लिख दो।
और क्या आ रहा है देखो x माइनस 2 आ रहा है, लेकिन इसमें भी आ रहा है x माइनस 2, लेकिन दोनों में एक बार है, एक बार है तो एक बार लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है। और x माइनस 3 आ रहा है इसमें तो x माइनस एक और लिख देंगे x माइनस 3। तो ये इस तरीके से अपन इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसके आपस में गुणा करा के भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, या आपस में इन दोनों की गुणा करा सकते हैं फिर ये लिख सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका एलसीएम। तो इस तरीके से आप निकालते हैं तो सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसका बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है, एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से लेते हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं पहले का चौथा सवाल। इसके अंदर आप देखेंगे एक चीज कि इसके अंदर तीन पद दिए हुए, देखो पहला पद ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, कॉमा के बाद दूसरा पद दिया हुआ है और तथा लिख के तीसरा पद, तो तीन पद भी आ सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरीके से समझाएंगे, आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि तरीका वही है। तो देखो सबसे पहले अपन पहला यहाँ पर इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ इसलिए बढ़ाया था क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी वाला सूत्र लग जाए। तो एक बार प्लस में लिख दो x प्लस 1 और एक बार माइनस में लिख दो x माइनस 1, बस ये पहला हो गया भाग। अब दूसरा लेते हैं, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, इसको हल करेंगे तो देखो इसमें कोई सूत्र लग रहा नहीं है, तो अपन इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, जब कोई सूत्र नहीं लगे, कोई भी तरीका नहीं लगे, तो अपन क्या करेंगे, उसको वैसा का वैसा रख देंगे। और तीसरा पद है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। देखो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, क्या ये है तो ये द्विघात समीकरण, क्या इसके गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको जोड़ने पर गुणा कराने पर 1 आ जाए और यहाँ माइनस है मतलब घटाने पर भी क्या आ जाए, यहाँ पर भी 1 है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो गुणा कराने पर तो 1, जैसे 1 को 1 से गुणा किया तो 1, लेकिन क्या 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, क्या नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको गुणा कराने पर 1 आ जाए दो संख्याओं को और घटाने पर भी 1 आ जाए, तो ऐसा नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी ऐसा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसा कैसा रख देते हैं, यहाँ x का x रख देते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे पता चलता है इसके बारे में, तो आप कई सारे सवाल हल करेंगे और थोड़ा सा दिमाग इसके अंदर लगाएंगे तो आपको भी पता चलने लग जाएगा। जब तक आप सवाल हाथ से खुद करके नहीं देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये इतना दिमाग आपका काम नहीं करेगा कि सवाल को देखते ही आपको पता चल जाए कि सवाल को किस तरीके से या इसमें गुणनखंड होंगे या नहीं होंगे। तो ये तरीका भी हो गया। अब आपको निकालना है इसका एलसीएम। ध्यान देंगे इधर एलसीएम, देखो यहां पर आ रहा है x प्लस 1 x माइनस 1, देखो x प्लस 1 ये रहा, x प्लस 1 इसमें भी आ रहा है लेकिन एक बार ही है, इसमें तो आ ही नहीं रहा। तो सबसे पहले लेंगे x प्लस 1, एक बार ही आ रहा है, देखो इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो अधिकतम बार इसमें भी एक ही बार है, इसमें भी एक ही बार है। कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे एक बार ये और एक बार ये, 2 बार, तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखो x माइनस 1 आ रहा है, बाकी तो आ ही नहीं रहा, तो भी आपको लिखना है x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद देखो आपको आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो ले ये दोनों, इसमें से x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है एक बार, उसके बाद में बचा हुआ ये आ रहा है, तो इसको भी ये लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, ये देखो क्या था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इतना भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर है इसका, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, चाहे इसके आगे एक स्टेप और हल कर सकते हैं। यहां भी देखो सूत्र बन रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इन दोनों में देखो ये रहा प्लस में और ये बार माइनस में, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 4 माइनस 1, x की घात 4 माइनस 1। क्योंकि ये भी क्या है, इसको देखो ये स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको नहीं लिखे तो भी देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक ही रहता है, एक की घात भले कितनी बार कर दो एक रहेगा, और साथ में लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो ये भी उत्तर लिख सकते हैं। आप तीनों में से उत्तर कर सकते हैं, ये देखो थोड़ा सा हल करके लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं, तो देखो तीनों में से कोई सा भी उत्तर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आप सवाल को बहुत ध्यान से करना, देखो इसको थोड़ा सा हल कर दिया, ये दोनों हल नहीं हो रहे थे, तो भी आप इसका एलसीएम ले सकते हैं सीधा सीधा। तो ये था इसका चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पहले का। इसके बाद देखो पहले का 5वां सवाल,
ठीक है, तो इसको भी आपको देखो दो पद दिए हुए, पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, इसका आपको ज्ञात करना है एलसीएम। तो देखो इसको पहला पद ये रहा, तो इसको लिख लेते हैं 18 6 x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर, इसको हल करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको 18 के गुणनखंड करने हैं, तो 18 के गुणनखंड आप कर लें इस तरीके से करना है। देखो 18 2 का भाग जाता है 9, फिर 9 में 2 का नहीं जाता 3 का, फिर 3 फिर 3। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की घात 2, 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू, अब देखो यहां से क्या है, एक तो अपने देखो क्या कॉमन आ रहा है इस पद में से, x की घात कॉमन आएगी। देखो तीनों पदों में x आ रहा है तो x कॉमन आएगा ही आएगा। संख्या कॉमन नहीं आ रही क्योंकि इसमें संख्या है नहीं, बाकी दोनों में मतलब एक एक है तो नॉमिनल कॉमन है। तो x की घात कितनी कॉमन आ रही है, जो कम से कम होती है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखो सब में दो दो घात कम करते जाना है, तो ये हो जाएगा 6 x की घात 2 प्लस ये हो जाएगा x की घात 1 या 1x हो जाएगा क्योंकि 3 है, 2 तो कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ x की घात 2 थी वो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा माइनस का सिर्फ 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, इस पद को आपको हल करना है, यानी इसको हल करना है। तो देखो क्या होगा, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ये द्विघात समीकरण हल करनी है। गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, देखो यहां पर संख्या आ गई तो इन दोनों को गुणा करो, यानी गुणा कराने पर 6 और यहां माइनस है, मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, यहां कुछ भी नहीं है मतलब 1, घटाने पर 1 और गुणा कराने पर 6, तो क्या होता है 3 में से 1 घटाओ, देखो क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, सॉरी 3 में से 2 गया तो 1 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6, यानी 3 और 2। अब यहां प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस की, यानी 6 x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है, तो 2, ये तो ऐसे बाहर वाला पद वैसे कैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 2x प्लस 3x और 3x कॉमन आ गया तो 1। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ ही कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब -1, क्योंकि दोनों ही माइनस के और यहां प्लस के हैं तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन है वो लिख दो पूरा पद इंटू 3 की घात 2 इंटू x स्क्वायर। यहां देखो ये 2x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1, तो यहां क्या बचेगा 3x माइनस 1। ये आपका पहला पद सोल्व है। अब इसको दूसरा पद सोल्व करेंगे, तो दूसरा पद क्या है 45 2x की पावर कितनी है 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। तो पहले तो 45 के गुणनखंड करने हैं, फिर देखो इसमें से कोई कॉमन आ रहा है, तो 45 के गुणनखंड क्या होते हैं करके देख लेते हैं। 45 के, तो 45 के क्या होता है, पहले 3 का भाग जाएगा तो 15, फिर 3 का जाएगा तो 5, फिर 5 का जाएगा तो 1, यानी 2 बार 3 आ रहा है 1 बार 5, तो क्या लिखेंगे 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू, यहां देखो कॉमन क्या आ रहा है, x की घात कितनी कॉमन आ रही है, कम से कम कितनी है 4, तो x की घात 4 कॉमन ले लिया, कितना x की घात 4 कॉमन लिया है। अब देखो यहां कितनी हो जाएगी 2x की घात 2, 4 कॉमन ले लिया तो 6 में से 4 गया तो 2, यहां देखो 3, 5 में से 4 गया तो x की घात 1 या सिर्फ x लिख सकते हैं। यहां 4 में से 4 कॉमन ले लिया तो 0 नहीं है, बचेगा 1 बचेगा। जो संख्या सारी की सारी कॉमन आ जाती है तो वहां 1 बचता है। अब इसके भी आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना है, तो देखो ये बाहर वाला तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो गुणा कराने पर कितना आना चाहिए 2 और जोड़ने पर 3, तो 2 और 1 होता है, 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 और 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3, तो आपको लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1। देखो यहां पर भी क्या लिख दिया 2x प्लस 1x, 3 की जगह ये लिखते हैं, इसके साथ x लगा के तो लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है, पहले इसमें से कॉमन लेंगे फिर इसमें से, तो यहां से कॉमन आएगा तो क्या आएगा 2x, तो यहां क्या बचेगा x प्लस 2, और यहां से कुछ कॉमन लिया था 1, सॉरी 1 बचेगा, यहां पे 2x का 2x कॉमन आ गया, देखो 2x लिया था पूरा कॉमन आ गया x प्लस 1, यहां पे भी क्या बचेगा x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है वो लिखो, तो x स्क्वायर प्लस 5 x की घात 4, अब यहां से कॉमन आ रहा है एक, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा ये
2x प्लस 1। देखो यहां से आपको इसको सिर्फ द्विघात समीकरण को हल करना है, लास्ट में ये दो गुणनखंड निकलेंगे, यहां तक आपको हल करना है। फिर इसके बाद लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम में ध्यान देंगे, देखो क्या क्या आएगा एलसीएम के अंदर। तो पहले तो संख्याओं के बारे में, 2 आ रहा है इसमें आ नहीं रहा, एक ही बार आ रहा है तो 2 का 2 लिख दिया। 3 2 बार आ रहा है, इसमें भी 3 2 बार आ रहा है, तो 3 2 बार ही लिखेंगे, अधिकतम बार लेकिन आ रहा है। इसमें 5 आ रहा है तो 5 भी लिखेंगे। इसके बाद देखो ये 5 कॉमन लेने के बाद अब देखो x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ x के बाद 4 आ रहा है, तो x की घात देखो ज्यादा कौन सी है, 4। x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो अपने को पता है ज्यादा वाली लेनी है। उसके बाद देखो अभी अब बीजे पद लेने हैं, जो आ रहे हैं वो लेना है। देखो 2x प्लस 1 आ रहा है, तो लिखेंगे 2x प्लस 1। देखो 2x प्लस 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन एक एक बार है। उसके बाद देखो 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1। उसके बाद देखो इसके सारे पद हो गए, इसके देखो कुछ बचा हुआ है क्या, देखो x प्लस 1 बचा हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। इसको आप गुणा करके लिखेंगे, देखो ये गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। देखो 2 को 3 से किया 6, 6 को 3 से किया 18, 18 को 5 से गुणा करेंगे तो 90। तो इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 90 लिख के और फिर पूरा लिख देंगे। इस पूरे की जगह अपने को क्या लिखना है, 90 और x की घात 4, और फिर बाद में ये का ये लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, संख्या जहां भी आएगा तो अपन इसको गुणा करके उत्तर निकाल लेंगे। तो ये आपका पहला सवाल था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।